Hi, this is Radhika Gupta, and this is the fourth lecture in the series of Contemporary World Politics. So let's begin. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 विच इज़ दी ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो अभी ये आपका एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है. तो बेसिकली जैसे आपने इंडिया यूएस रिलेशंस पढ़ लिया है, आपने कोल्ड वॉर पढ़ लिया, आपने बर्लिन वॉल के बारे में पढ़ लिया. ठीक है, आपने इराक वॉर के बारे में पढ़ लिया, कैसे यूएस हेजेमनी बन रहा है वो सब हमने पढ़ लिया. सो नाउ देर आर now you have seen that post 1991 का जो टाइम था उस टाइम पे हमारा वर्ल्ड यूनिपोलर हो चुका था. ठीक है, सो इंडिया उस टाइम पे वर्ल्ड यूनिपोलर था और यूएसए हैज़ बीन हेजेमनी एंड द वर्ल्ड हैज़ बीन लिविंग इन दैट हेजेमनी फॉर ऑल दीज ईयर्स. But over the time, since the last 2 decades, there have been certain alternative centers of power which have been coming up. So your NCERT basically talks about EU, ASEAN and rise of China. These are the 3 major pillars of this chapter. बट ऐसा नहीं है कि ये 3 ही सेंटर्स ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है. बहुत सारे सेंटर्स है. जैसे अगर आप यूरोपियन यूनियन है एक सेंटर ऑफ पावर जो कि यूरोप की कंट्रीज़ है. आई टेल यू अबाउट इट इन डिटेल. आसियान इज़ बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. ठीक है, तो एशियन नेशंस है नीचे के साउथ ईस्ट एशिया के, उनका एसोसिएशन. इट्स अ वेरी पावरफुल ब्लॉक इन द सेम वे एज EU इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल ब्लॉक. इसके अलावा चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि US को बराबर की टक्कर दे रही है. देर इज़ जापान. ठीक है, देन देर आर अदर कंट्रीज़, देन देर आर अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया. तो बहुत सारे ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर है. ठीक है, सो दे आर बेसिकली दीज आर द इंस्टीट्यूशंस दैट आर चैलेंजिंग द हेजेमनी और द अथॉरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो अब अपन सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे. ठीक है, सो यूरोपियन यूनियन में ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी का मैप दिया हुआ है. तो आपको याद होगा जब मैंने आपको वर्ल्ड की कहानियाँ सुनाई थी कि कैसे हम लोग का 1991 के पहले यूरोप का विभाजन हो गया था और 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन टूटा था तो एक्चुअली यूनिफिकेशन हुआ था यूरोप का. तो दीज आर बेसिकली द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थी, और ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कि यूएसए के या कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस में थी. सो बेसिकली अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी बातें जो अपन करेंगे यूरोप के बारे में. ठीक है, सो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो उस टाइम पे यूरोप की जो इकोनॉमीज़ थी वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटेड थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. तो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो बेसिकली उनको रशिया उस टाइम पे ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा था थ्रू हिज ओन आइडियोलॉजीज़ ऑफ सोशलिज्म. वेरएज ऑन दी अदर हैंड जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो कि यूएसए के इन्फ्लुएंस में थी, तो उन कंट्रीज़ को यूएसए बेसिकली डेवलप करने की कोशिश कर रहा था. तो उस टाइम पे यूएसए एक प्लान लेके आया था विच वाज मार्शल प्लान. तो मार्शल प्लान बेसिकली क्या है? मार्शल प्लान बेसिकली अच्छा ठीक है, ये मैं बाद में बताती हूँ मार्शल प्लान. तो मार्शल प्लान बेसिकली इकोनॉमिक एड प्रोवाइड करने के लिए लाया गया था. दिस वाज फॉर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और उनको डेवलप करने की कोशिश करी थी. और इसी तरीके का एक प्लान था जो यूएसएसआर लेके आया था विच वाज फॉर द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ टू काउंटर द मार्शल प्लान. ठीक है, सो मार्शल प्लान के बारे में डिटेल बाद में बताऊँगी. सो दिस इज़ बेसिकली द मैप ऑफ यूरोपियन यूनियन. ये पहले थे, मतलब ये था, ये देखो ये ओल्ड मेंबर्स जो पर्पल से बनाए हुए हैं, एंड दीज आर बेसिकली द न्यू मेंबर्स जो कि बेसिकली यूएसएसआर के टूटने के बाद जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उन लोगों ने जब यूरोप को ज्वाइन किया था, EU को ज्वाइन किया था. सो देन व्हाट केम टू बी नोन एज वाज यूरोपियन यूनियन. सो नाउ दीज आर ऑल द कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन. ये नया मैप है उसका. ठीक है, सो एक बारी ज़रा सा इसको पॉज करके ना कंट्रीज़ देख लेना. जैसे इसमें देखो स्पेन है, स्पेन का एक स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, लग्जमबर्ग की कैपिटल. देन देयर इज़ बेल्जियम, नेदरलैंड्स, आयरलैंड, फाइन, जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, रोमानिया. These are all the countries. Baltic states like Estonia, Latvia and Lithuania. ठीक है, so all these countries are part of European Union. Now see यूरोपियन यूनियन के बारे में अगर अपन थोड़ा सा और डेप्थ में जाके बात करें तो आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था उसके बाद नेटो का फॉर्मेशन हुआ था विच वॉज अ मिलिट्री अलायंस जो कि बेसिकली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी और जो US लेड मिलिट्री ब्लॉक था वो नेटो था. ठीक है, विच इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. मार्शल प्लान मैंने आपको बताया था कि दिस वॉज बेसिकली ब्रॉट आउट बाय यूएसए टू इकोनॉमिकली एड द डेवस्टेटेड यूरोपियन कंट्रीज़, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पोस्ट द वर्ल्ड वॉर 2. क्योंकि आपको पता है कि जर्मनी हार गया था और जर्मनी बहुत बुरे तरीके से मतलब पिट गया था.
तो उस टाइम पे क्योंकि मार्शल प्लान उन लोगों ने इसीलिए लाया था ताकि यूरोप को वो लोग फिर से इकोनॉमी बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए थे, ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी, इंडस्ट्रीज डेवलप करने में मदद की थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यूएसए ने की थी। वो ऐसा क्यों कर रहा था, उसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा ब्लॉक बेसिकली उस टाइम पे सारा का सारा पावर पॉलिटिक्स था, ठीक है, कि किसकी आइडियोलॉजी बेटर है। और आइडियोलॉजी पे तो यार वॉर हो गया पूरा का पूरा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे अगर उनको इकोनॉमिक एड देनी हो किसी अपनी आइडियोलॉजिकली सिमिलर कंट्री को, तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो एड देंगे, ठीक है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की बात करते हैं ना, ये जो ऑल्टरनेटिव सेंटर्स हैं इनका रोल बहुत सारे सेगमेंट्स में होता है, सिर्फ एक सेगमेंट में नहीं होता। लाइक इनका रोल इकोनॉमी में होता है। इकोनॉमी मतलब देखो जब हम इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है, अगर ऑल्टरनेटिव सेंटर्स है जैसे फॉर एग्जांपल आसियान है, ईयू है, तो अगर ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो गए तो इनकी प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी होगी। दे विल प्रॉस्पर साइमल्टेनियसली, देयर वुड बी कलेक्टिव ग्रोथ, ठीक है। अगर ये रीजनल जो ग्रुपिंग्स आसियान हो गया, ईयू हो गया, अगर ये स्ट्रांग है तो ये रीजनल प्रॉब्लम्स जो हैं इनके खुद के रीजन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ये लोग रीजनली ला सकते हैं। उसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी थर्ड पार्टी को, थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया आसियान के साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको आसियान और इंडिया सॉल्व करेंगे, उसके लिए यूएसए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन दैट हैपन्स व्हेन आसियान एंड इंडिया बोथ आर स्ट्रॉन्ग इनफ। सो जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो ही हम रीजनल प्रॉब्लम्स का रीजनल सोल्यूशन ला पाएंगे विदाउट एनी इंटरवेंशन और इंटिमिडेशन फ्रॉम दी थर्ड पावरफुल कंट्री, ठीक है। फिर बहुत सारे लॉज हम लोग बना सकते हैं रीजनल इंटीग्रेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में। जैसे करेंसी हम लोग खुद की बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब जो आसियान ब्लॉक जैसे यूरोपियन यूनियन है उसकी अपनी खुद की करेंसी है ईयू, ठीक है। ऑन द सिमिलर लाइंस फ्यूचर में हो सकता है कि आसियान ब्लॉक इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो अपनी खुद की करेंसी ले आए, सो दैट करेंसी कैन चैलेंज द हेजेमनी ऑफ यूएस डॉलर। करंटली यूएस डॉलर हमारे को मतलब ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड ओवर ट्रेड में डोमिनेटिंग है, ठीक है। सो उसको जब आपको चैलेंज करना है, सो फॉर दैट यू नीड डिफरेंट करेंसीज एंड हाउ कैन दैट करेंसी एक्चुअली basically challenge the hegemony of dollar when that currency itself becomes very strong in front of dollar, ठीक है। आप माइग्रेशन रिलेटेड लॉज बना सकते हो जैसे यूरोपियन यूनियन में है कि जो उसमें यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है उसके अंदर इंटरनल माइग्रेशन ऑफ पीपल एंड कैपिटल, वहाँ पे वर्चुअली बाउंड्रीज ही नहीं है, माइग्रेशन लॉज नहीं है। मतलब लॉज एज इन ऐसे लॉज नहीं है कि आपका बॉर्डर चेक हर कंट्री को क्रॉस करने पे होगा। तो होता क्या है कि सारी कंट्रीज़ मिलके एक अपनी खुद की सुपरा नेशनल आइडेंटिटी बना लेती है, ठीक है। इकोनॉमी रिलेटेड लॉज बना सकते हो। सो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ डायमेंशंस, सेगमेंट्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंटर्स ऑफ पावर। मैंने आपको ये इसलिए बताया यहाँ पे रोक के, सो दैट व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट यूरोपियन यूनियन और आसियान और फॉर दैट मैटर सार्क, आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको पॉलिटिकल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन या माइग्रेशन रिलेटेड चीज़ें, रीजनल कल्चरल डायमेंशन, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करने की कोशिश करना, ठीक है। सो अभी वापस आते हैं यूरोपियन यूनियन पे। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेटो आया था, देन देयर वाज मार्शल प्लान, ठीक है। मार्शल प्लान इकोनॉमिक एड थी, इतना समझ लो अभी। नाउ देखो मार्शल प्लान आने के बाद क्या हुआ कि 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाया गया था। दिस वाज बेसिकली फॉर इकोनॉमिक एड, ठीक है, इसको OEEC बोलते हैं। सो काउंसिल ऑफ यूरोप जो था उसके बाद 1949 में उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। तो 1948 में उनको लगा कि यार इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो हो गया, अभी पॉलिटिकल कोऑपरेशन चाहिए, तो वो कैसे लाओगे, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बना दिया 1949 में। दिस काउंसिल वाज बेसिकली फॉर्म टू टेक द पॉलिटिकल डिसीजंस और पॉलिटिकल कोऑपरेशन मैटर्स एंड कलेक्टिव डिसीजन इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 1948 और 49 में इतना फॉर्मलाइजेशन हो गया, आई एम सो सॉरी मेरा गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। सो 1948 और 1949 में जब उनका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सो उसके बाद धीरे धीरे दिस वेंट टुवर्ड्स मोर फॉर्मलाइजेशन। सो यूरोप का एक तरीके से इंटीग्रेशन हो रहा था, बट मेजरली द इंटीग्रेशन वाज ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज़। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, देखो जब तक USSR का डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था ना, ये वाली कंट्रीज़ दे वर नॉट देयर। तो ये जो यूरोप की वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ये धीरे धीरे आपस में इंटीग्रेट करने लग गई थी। और इंटीग्रेशन करके तब इसका नाम EU नहीं था, तब ये बेसिकली अलग अलग फॉर्म्स में इंटीग्रेट कर रही थी और अपनी कोऑपरेशन बढ़ा रही थी इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ
इंडस्ट्रीज़ जो कि इन्होंने कलेक्टिवली खोली थी, ठीक है। सो अभी आप देखोगे कि जैसे 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन्होंने बना दी थी, दिस वाज फॉर सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड देन 1991 के बाद सोवियत का कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद तो एकदम तेज़ तर्रार तरीके से यूरोप फास्ट ट्रैक पे चला गया है। एक साल बाद ही यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड इन 1992, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोपियन इकोनॉमीज थी उनके टूटने का मेजर कारण ही यही था, बिकॉज दे अंडरस्टूड, दे वर एक्चुअली एबल टू सी कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ कैसे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, ठीक है। अच्छा, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुआ था ना, तो उस टाइम पे यूरोप के बारे में बहुत सारे सवाल थे। सवाल कैसे थे कि मेजरली 2 क्वेश्चन थे अबाउट द आइडिया ऑफ यूरोप। ये आपका NCERT लिखता है कि ईदर द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप दे कुड गो बैक टू द ओल्ड राइवलरीज, मतलब जो उनकी पुरानी सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की डिबेट थी और जो डिवाइड था नेटो वर्सेस वॉर्सो का, वो या तो वहाँ जा सकते थे या तो वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ला सकते थे, नया बेस्ड ऑन न्यू प्रिंसिपल्स एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस। सो दे बेसिकली चोज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और अ न्यू ऑर्डर फॉर दोज पर्टिकुलर कंट्रीज और रीजनल ब्लॉक बेस्ड ऑन न्यू प्रिंसिपल्स एंड न्यू इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब तो ये हमने मोटी मोटी बात कर ली यूरोपियन यूनियन की टाइमलाइन के बारे में। अच्छा, एक टाइमलाइन आपकी NCERT भी लिखती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से देखो। सो 1951 में देयर वर 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। कौन सी वो 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस को साइन किया और यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया। तो कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाया तो बेसिकली दिस वाज अ कोलैबोरेशन इन द कोल एंड स्टील सेक्टर, इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो सबसे पहले कोलैबोरेशन इस तरीके से स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे और फॉर्मलाइजेशन होता गया। पॉलिटिकल एंगल में कोलैबोरेशन हुआ, इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ, पॉलिटिकल एंगल जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसमें इन्होंने कोलैबोरेशन किया, फिर माइग्रेशन में किया, फिर अपनी करेंसी बनाई, फिर यूरोपियन यूनियन को बनाया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे नई कंट्रीज़ आती जा रही थी, जुड़ती जा रही थी, वैसे वैसे रीजन अपने जो रोल्स हैं उसको एक्सपैंड करता जा रहा था, ठीक है। तो 6 वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, जैसे फ्रांस था, वेस्ट जर्मनी था, इटली, बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। तो ये 6 कंट्रीज़ थी जिन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन किया और ECSC बनाया, ठीक है। ये याद रखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको MCQs में या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है 12th में। 1957 में दीज 6 कंट्रीज़ देन साइंड ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम इसलिए साइन किया था क्योंकि उसी से उन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन बनाया, कम्युनिटी, ठीक है, एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूराटॉम। दिस वाज बेसिकली फॉर एटॉमिक एनर्जी कोलैबोरेशन। फिर 1973 में और कुछ कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, आयरलैंड, इन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया यूरोपियन कम्युनिटी को, ठीक है। सो दिस वाज नोन बाय यूरोपियन कम्युनिटी फॉर ऑल दीज ईयर्स, लेटर ऑन इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू यूरोपियन यूनियन। 1979 में यूरोपियन पार्लियामेंट के पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे। फिर उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है 1985 की। उस टाइम पे शेंजन अग्रीमेंट साइन हुआ था। शेंजन अग्रीमेंट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू बॉर्डर कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ पीपल एंड कैपिटल। तो जो भी कंट्रीज़ अभी ऐसा नहीं कि सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज शेंजन ट्रीटी का पार्ट है। UK इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेंजन ट्रीटी, और भी 2-3 कंट्रीज़ है जो शेंजन ट्रीटी का पार्ट नहीं है। सो शेंजन ट्रीटी उन्होंने साइन की और उससे क्या हो गया कि बॉर्डर कंट्रोल्स उन्होंने जो यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर थे उसमें उन्होंने बॉर्डर कंट्रोल्स को वर्चुअली अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था कि यार थोड़ी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड कैपिटल दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेन, पोर्चुगल भी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1990 में आपको पता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होता है, 1991 में सोवियत का कोलैप्स हो जाता है और 1992 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन होती है जो बेसिकली इट लेज द फाउंडेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। सो व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड, उसके 1 साल बाद सिंगल मार्केट क्रिएट हो गया कि पूरे यूरोप को एक सिंगल मार्केट की तरह जाना जाता है। एंड देर आर कंट्रीज़ जिनका डायरेक्टली EU के साथ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि हम यूरोप की कंट्रीज़ के साथ इंडिपेंडेंटली ट्रेड करते हैं, हम लोग EU एज अ ब्लॉक के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करते हैं। सो दैट गिव्स EU अ लॉट ऑफ स्पेस एंड रूम टू नेगोशिएट फॉर ऑल दीज कंट्रीज़। उसमें छोटी कंट्रीज़ भी है, बड़ी कंट्रीज़ भी है। तो EU का फ़ायदा इसी में है कि क्योंकि वो इतना बड़ा रीजन एक साथ नेगोशिएट करता है अपनी सारी कंट्रीज़ के लिए, तो जो छोटी कंट्रीज़ है उनका भी इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो सामने वाली नेगोशिएटिंग पार्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, उसको भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि इस पूरे के पूरे ब्लॉक के अंदर इंटरनल माइग्रेशन को लेके ज़्यादा लफड़ा नहीं है, इनकी करेंसी को लेके ज़्यादा झगड़े नहीं हैं।
तो क्या होता है कि हमें एक बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस मिल जाता है फॉर ऑल दीज कंट्रीज़। हमें एक ही आदमी से हमें पूरे EU से एक साथ डील साइन करनी है, तो हमें इतनी सारी कंट्रीज़ का मार्केट एक्सेस मिल जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जब EU हमारे साथ डील साइन करता है तो उसकी छोटी कंट्रीज़ और बड़ी कंट्रीज़ को भी मार्केट एक्सेस मिल जाता है सामने वाली कंट्री का, और सबका फ़ायदा होता है। देयर इज़ कलेक्टिव ग्रोथ होगी ना, तो जो बाकी सारे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको जो माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन मिलता है लोगों का। इलीगल इमिग्रेशन कहाँ होता है? जहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं होती दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश से क्यों इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में आते हैं? क्योंकि बांग्लादेश में उतनी ज़्यादा शायद प्रोग्रेस नहीं है, उतना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम नहीं है। अब नहीं आते बांग्लादेश से इतने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स, पहले आते थे, ठीक है। अभी क्योंकि बांग्लादेश हमारे से HDI वैल्यूज़ में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में बहुत अच्छा है, इट इज़ डूइंग बेटर दैन इंडिया, ठीक है। सो माइग्रेशन वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार ऑल्सो। एक कंट्री बहुत प्रॉस्परस होती है और आसपास वाली कंट्रीज होती है वो बहुत पुअर होती है, या वहाँ पे इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं। एंड माइग्रेशन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर दीज डेवलपिंग कंट्रीज़, क्योंकि उनकी खुद के रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन था उस टाइम पे। मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई सो दैट यू अंडरस्टैंड कि यूरोपियन यूनियन के यूनाइट होने का फ़ायदा क्या है। उसका फ़ायदा यही है कि जब सारी कंट्रीज़ मिलके एक साथ अपनी बॉर्डर्स को खोल देती है, तो लोगों को माइग्रेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो जो अच्छी कंट्रीज़ है, जो मतलब रिच कंट्रीज़ है, अच्छी एज इन मतलब रिच कंट्रीज़ है, वहाँ पे जो छोटी कंट्रीज़ है जैसे बाल्टिक स्टेट्स हैं, उसके लोग जाके काम कर सकते हैं। सो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है। आसपास की छोटी कंट्रीज़ जो हैं, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, उनका जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाता है, उनका जो कलेक्टिव ग्रोथ है वो अच्छा हो जाता है। जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन कम होता है। माइग्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, पीपल विल ऑलवेज माइग्रेट इन सर्च ऑफ न्यूअर एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बट इलीगल इमिग्रेशन विल ऑलवेज रिड्यूस। तो जब कलेक्टिव ग्रोथ होती है ना किसी भी रीजन की, तो उस पर्टिकुलर रीजन में सब एक साथ ऊपर उठते हैं, और वहाँ की जो ये ऐसी प्रॉब्लम्स है, इलीगल इमिग्रेशन वाली प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, टेररिज्म वाली प्रॉब्लम हो गई, नॉन स्टेट एक्टर्स वाली प्रॉब्लम हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स रिड्यूस होने लगती है। क्योंकि आदमी गलत काम करता है जब उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जब उसके पास खाने पीने को पैसे नहीं है, तो वो आतंकवादी बनेगा, ठीक है। थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, बट ठीक है, मतलब मेरे इमोशन समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो जब आप प्रॉस्पेरिटी बढ़ाते हो ना, तो सारी प्रॉब्लम जो आपकी साइड वाली प्रॉब्लम्स है, बीट टेररिज्म, बीट ड्रग ट्रैफिकिंग, बीट इलीगल इलिसिट क्राइम्स, ऑल ऑफ दैट रिड्यूसेस, फाइन। सो दिस इज़ द रीज़न वाई सिंगल मार्केट वॉज क्रिएटेड एंड वाई यूरोपियन यूनियन एज अ रीजन इट बिकेम वेरी गुड इन बार्गेनिंग. Now, you also need to understand कि 2009 में there was a Lisbon Treaty that came into force. लिस्बन ट्रीटी ने क्या किया, EU को एज ए लीगल एंटिटी बना दिया. तो EU से रिलेटेड जितने भी लीगल टर्म्स एंड अफेयर्स थे, जितने भी जो भी चीज़ें लीगल इश्यूज़ थे, ऑल ऑफ दैट वर रिटन डाउन इन लिस्बन ट्रीटी. तो उसके अंदर एक आर्टिकल 50 है विच टॉक्स अबाउट इफ़ एनी कंट्री वांट्स टू लीव यूरोपियन यूनियन व्हाट वुड बी दी प्रोसेस. तो अभी रिसेंटली ब्रेक्जिट हुआ, आपको मालूम है, ठीक है. तो उसमें भी 2 साल का टाइम लेके अब ब्रिटेन बाहर हुआ है फॉर्मली उससे, फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन. द नेक्स्ट थिंग इज़, नाउ व्हाट आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हेन यू टॉक अबाउट यूरोपियन यूनियन. सो देखो, यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ है उसके पास उनकी खुद की कॉमन फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उनकी खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी है. सारी कंट्रीज़ मिलकर एक साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ के बारे में बात करती है, तो सारी कंट्रीज़ की सिक्योरिटी इंश्योर होती है ना. जो छोटी कंट्रीज़ हैं उनकी भी सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है इससे. कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स. सो जस्टिस रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उन पे कोऑपरेशन है. जो उनके होम अफेयर्स है, मतलब जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, लॉज हो गए उनके, ठीक है, उनके जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड. उन सब पे भी कोऑपरेशन है. देयर इज सिंगल करेंसी, यूरो है उनकी करेंसी का नाम, ठीक है. उसके बाद ओवर द टाइम EU हैज़ बिकम लाइक दिस नेशन स्टेट. इसका अपना फ्लैग है, इसका अपना करेंसी है, इसका अपना एंथम है, इसका अपना फाउंडिंग डेट है, ठीक है. इंटरनेशनल फोरम पे इसकी कॉमन लैंग्वेज है, मतलब जो EU बोलता है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कॉमन वॉइस ऑफ ऑल द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी EU जाता है ना, तो उसका इकोनॉमिक क्लाउट इतना ज़्यादा है कि इट इज़ हर्ड, इट इज़ एक्चुअली गिवन दैट स्पेस टू रेज इट्स वॉइस एंड से व्हाट इट वांट्स टू से. और उसके पास है उतना पावर और अथॉरिटी, क्योंकि उसका इकोनॉमिक माइट इतना ज़्यादा है. कलेक्टिव रीजन है ना. अगर किसी के साथ ट्रेड करेगा तो उस रीजन का भी फ़ायदा और उस जिसके साथ ट्रेड कर रहा है उसका भी फ़ायदा है. पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस.
बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस है, इनके पास यूएनएससी में परमानेंट सीट है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है भी। आप समझ भी सकते हो कि यार पूरे वर्ल्ड में 5 कंट्रीज़ के पास वीटो है यूएनएससी में। वीटो ये है कि वो किसी भी बात पे वर्चुअली किसी भी रेजोल्यूशन पे यूनाइटेड नेशंस के मना कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, बिना किसी रीज़न से। दैट पावर इज़ ऑल्सो विथ ब्रिटेन एंड फ्रांस, एंड दीज आर द 2 कंट्रीज जो कि EU का हिस्सा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि EU के खुद के पास पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लीवरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर आप सेकेंड लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड देखोगे ना, तो यूरोपियन यूनियन है वो। अभी आपको डाउट आएगा कि यार चाइना है, ठीक है, चाइना एक कंट्री है। EU एज अ ब्लॉक, अगर आप सारी ब्लॉक को और कंट्रीज़ को एक साथ लो और उनका GDP का कंट्रीब्यूशन देखो, तो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट GDP इन दी वर्ल्ड, एंड इट एक्चुअली हैज़ अ पावर टू चैलेंज द डॉलर, US डॉलर। इट हैज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड US पॉलिसीज़ इन सम एरियाज़, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक का इतना वेरविदौल है, इतना पावर कह लो कि इसने US की फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस किया है। दिस इन इट सेल्फ शोज़ हाउ पावरफुल द यूरोपियन यूनियन रियली इज़। JCPOA एक एग्रीमेंट है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ईरान न्यूक्लियर डील। अभी आपने थोड़ा बहुत न्यूज़ अगर देखी होगी तो आप लोग को मालूम होगा कि रिसेंटली USA हैज़ पुल्ड आउट ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। तो इस डील के अंदर क्या था कि USA और ईरान ने इसके अंदर ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर US है प्लस ईरान है, और उसके अलावा इसके अंदर जो आपके यूरोपियन यूनियन के कुछ नेशंस हैं, ठीक है। सो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के जो नेशंस है जो इसका पार्ट है, दे सेट, जब USA ने ईरान के साथ जो डील की हुई थी ईरान न्यूक्लियर डील, उसमें ये था कि ईरान के ऊपर USA ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के रखे थे। सो ईरान US सेट कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर जो ट्रस्ट है, जो न्यूक्लियर वेपन्स वो बना रहा है या जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वो कर रहा है, इफ़ ईरान स्टॉप्स दैट, तो USA अपने सैंक्शंस उस पर हटाते जाएगा धीरे धीरे। बट ऐसा हो नहीं रहा था। लास्ट कुछ टाइम से ईरान के ऊपर USA सैंक्शंस बढ़ाते ही जा रहा था, क्योंकि USA ये बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है छुप के, और ईरान बोल रहा है दैट USA जस्ट वांट्स टू डिफीट ईरान एंड एक्चुअली पुट ईरान टू सो मच ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल। तो उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन एक्चुअली टुक अ स्टैंड कि नहीं, हमें मतलब ऑल्दो US ने विड्रॉ कर लिया ईरान न्यूक्लियर डील से, बट यूरोपियन यूनियन सेड कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे, वी वांट दिस डील टू सस्टेन सो दैट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन भी नहीं हो। एट द सेम टाइम ईरान एज एन इकोनॉमी या ईरान एज अ कंट्री पूरा ही बर्बाद नहीं हो जाए, क्योंकि अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी इतने तरीके से बर्बाद हो जाएगी बिकॉज ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम वन पर्टिकुलर कंट्री, तो वहाँ के लोगों का क्या होगा आप ये सोच के देखिए, ठीक है। So this particular European Union regional bloc is actually influencing US policies, or for that matter foreign policies of many nations. अगर आप मिलिट्री एस्पेक्ट में बात करोगे तो EU का जो कंबाइंड आर्म्ड फोर्सेस है, इट इज़ ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मिलिट्री पावर भी है। उसके डिफेंस स्पेंडिंग इज़ ओनली सेकेंड टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो डिफेंस स्पेंडिंग में भी वो सेकेंड है एज अ ब्लॉक, मिलिट्री में वो सेकेंड है एज अ ब्लॉक, GDP में वो सेकेंड है एज अ ब्लॉक। तो अभी आप समझ सकते हो कि कितना पावरफुल ब्लॉक है। दीज आर ऑल द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इन द यूरोपियन यूनियन अमंग द यूरोपियन मेंबर्स, ठीक है। नाउ ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉक के साथ इश्यूज़ नहीं है, देर आर सर्टन इश्यूज़ ऑल्सो दैट आर एसोसिएटेड विद दिस ब्लॉक। तो इश्यूज़ क्या क्या है, जैसे देखो मेंबर स्टेट्स जो है ना, उनके खुद के फॉरेन रिलेशंस है बाकी कंट्रीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे UK है, तो UK का इंडिया के साथ अपना एक रिलेशनशिप था, है ना, वैसे ही उसका USA के साथ रिलेशनशिप है। तो ज़रूरी नहीं है, जैसे जैसे इकोनॉमीज़ ग्रो करने लगती है वैसे वैसे ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री एक पर्टिकुलर कंट्री, अब जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन है, तो उसके अंदर कुछ पावरफुल कंट्रीज़ होंगी, कुछ थोड़ी लेसर पावरफुल कंट्रीज़ होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इन पावरफुल कंट्रीज़ का इंटरेस्ट जो है बाकी इकोनॉमीज़ के साथ, दैट इज़ ऑल्सो सेम एज द लेसर पावरफुल कंट्रीज़ एंड देयर इकोनॉमिक रिलेशंस विद दिस कंट्रीज़। तो कई बार क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, या जो इकोनॉमिकली अच्छा कर रही हैं, दे एट टाइम्स फील कि यार हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमें ज़्यादा पैसे भरने पड़ रहे हैं, हमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट उतना अच्छे से सर्व नहीं हो रहा है जितना छोटी कंट्रीज़ का सर्व हो रहा है। सो ऑल ऑफ दिस माइट कम इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि मेंबर स्टेट्स के अपने फॉरेन रिलेशंस होते हैं, अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ होती है, एंड दोज आर नॉट अलाइंड विद द पॉलिसीज़ ऑफ अदर स्मॉलर नेशंस और अदर नेशंस फॉर दैट मैटर। तो देर आर नेशंस दैट कम एट ऑड्स विद ईच अदर एट दैट टाइम, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था टोनी ब्लेयर,
ही वॉज एक्चुअली अ पार्टनर ऑफ अमेरिका इन इराक इन्वेजन। तो जब अमेरिका ने इराक पे इन्वेजन किया था ना, तो टोनी ब्लेयर ने उस टाइम पे उसकी मदद की थी। नाउ दिस इन इटसेल्फ इज़ अ आयरनी, बिकॉज यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट, राइट। फिर काफ़ी सारे EU मेंबर्स जो हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस US लेड कोएलिशन ऑफ द विलिंग। फिर काफ़ी सारे लोगों को स्केप्टिसिज्म है विथ रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी यूरो जो करेंसी है उसको लेके बहुत सारे स्केप्टिसिज्म है। तो नॉट ऑल मेंबर्स हैव सब्सक्राइब्ड टू दिस करेंसी ऑफ यूरो, ठीक है। ब्रिटेन के साथ तो बहुत इश्यूज़ पहले से ही चल रहे हैं। उनका जो फॉर्मर PM थी मार्गरेट थाचर, तो शी ऑल्सो kept USA आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। एंड अभी रिसेंटली ब्रेग्जिट भी हुआ ब्रिटेन की तरफ से, ठीक है। ब्रिटेन ऑलरेडी बाहर हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। डेनमार्क और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी ज्वाइन नहीं की थी। तो बहुत सारे ऐसे इंटरनल यूरोपियन नेशंस के इश्यूज़ हैं। दे माइट बी पॉलिटिकल, दे माइट बी इकोनॉमिक, दे माइट बी इंटरनेशनल इश्यूज़ दैट माइट कम इनटू पिक्चर। बट लार्जली अगर आप एज अ ब्लॉक यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल इशूज़, ठीक है। नेक्स्ट इज़ आसियान। तो आसियान सेकेंड टॉपिक है हमारा आज का। तो आसियान के बारे में बात करोगे ना, तो पहले आसियान के थोड़े से मेंबर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये आसियान के मेंबर्स हैं। सो दिस इज़ बेसिकली, अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे, ये वर्ल्ड मैप है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है पूरा का पूरा, ये जो रेड सर्कल है, इसके अंदर जो कंट्रीज़ है, 2 आसियान कंट्रीज़। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ एक बार देख लो। जैसे इंडिया से लगा हुआ है बिल्कुल म्यांमार, एंड म्यांमार इज़ द ओनली कंट्री जो आसियान कंट्री है ना दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विथ इंडिया, ठीक है। 10 आसियान कंट्रीज़ है, बट सिर्फ म्यांमार ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। तो म्यांमार इज़ नथिंग बट अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, नॉट सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। तो हमारे इंडिया के लिए म्यांमार के थ्रू, म्यांमार को हम लोग गेटवे बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो म्यांमार है, देन देर इज़ लाओस, देन देर इज़ थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस। अब आसियान को रटने की ना एक ट्रिक है, दैट इज़ TV क्लिप MBBS, ठीक है। ये कंट्रीज़ याद रखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो इसमें देखो, T स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, V फॉर वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। देन देयर इज़ म्यांमार, दिस स्टैंड्स फॉर बर्मा इज़ नथिंग बट अनदर नेम ऑफ म्यांमार, एंड S स्टैंड्स फॉर सिंगापुर। तो ये कंट्रीज़ और ये इसकी ट्रिक है इसको याद रखने के लिए, ठीक है। सो ये आसियान कंट्रीज़ है। थोड़ा लोकेशन और कंट्रीज़ दिमाग में रखना तो हम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। नाउ सी, आसियान के बारे में, आसियान 1967 में बना था। 10 कंट्रीज़ है, बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन हुआ था, उसके बाद ये कंट्रीज़ पिक्चर में आई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने दीज आर द फाउंडिंग कंट्रीज़, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो ये 5 कंट्रीज़ उसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ है। उसके बाद धीरे धीरे 5 और कंट्रीज़ ने उसको ज्वाइन कर लिया। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आसियान से रिलेटेड है, जैसे एक तुम्हारा ईस्ट एशिया समिट है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली 8 और कंट्रीज़ हैं, ठीक है। फिर आसियान के अलावा एक तुम्हारा एक और फोरम है जिसके अंदर 6 और कंट्रीज़ हैं। तो 6 और कंट्रीज़ कौन कौन सी है? एक उसमें एक इंडिया है, चाइना है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है। सो ऑल दीज कंट्रीज़ ऑल्सो हैव सम FTAs या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद दी आसियान, है ना। तो इन 6 कंट्रीज़ के भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, और इन्हीं 6 कंट्रीज़ में अगर आप USA और USA एंड रशिया को जोड़ दो तो वो बेसिकली ईस्ट एशिया समिट बन जाता है, ठीक है। नाउ देर आर सर्टन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। तो आसियान के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है पहला ऑब्जेक्टिव, तो ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो भैया इसका है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। अब देखो, जब आसियान की बात करोगे ना, तो आसियान अपने आप में एक रीजनल ब्लॉक है जिसमें 10 कंट्रीज़ हैं, और उन कंट्रीज़ का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ है, ज़रा मैप में जाके देखो वापस, दीज आर वेरी स्मॉल नेशंस। तो ये जो छोटे छोटे नेशंस है, आपको क्या लगता है कि इनका मेन टारगेट क्या होगा? कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। इनको झगड़े नहीं चाहिए बिना मतलब के, इनको अपने रीजन को डेवलप करना है, एशिया एज अ होल को डेवलप करना है। तो पहला इनका टारगेट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट दे हैव ऑन देयर माइंड इज़ कल्चरल डेवलपमेंट।
तो आसियान की कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे बुद्धिज़्म कॉमन रिलीजन है, जहाँ पे हिंदुज़म आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो देर आर वेरियस कल्चरल लिंक्स, प्लस ये कंट्रीज़ पहले आपस में कल्चरली लिंक्ड थी काफ़ी सालों पहले, काफ़ी सदियों पहले, तो कल्चरल लिंक्स हैं उन कंट्रीज़ की आपस में। देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। तो उनको रीजनल पीस चाहिए कि पूरे के पूरे रीजन में शांति हो, पायरेसी नहीं हो। पायरेसी कहाँ होती है, देखो जब आप इस मैप में वापस जाओगे तो यू विल रियलाइज़ कि ये जो इंडोनेशिया और सिंगापुर वाला ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आपका मलक्का स्ट्रेट है, ठीक है। ये देखो ये मैप में, तो ये जो स्ट्रेट है ना, यहाँ से इतना सारा ट्रेड बेसिकली यहाँ से चाइना का ट्रेड जाता है, वर्ल्ड का ट्रेड यहाँ से जाता है चाइना जापान को। तो यहाँ पे बहुत पायरेसी इश्यूज़ हैं। सो दे वांट द रीजन टू बी पीसफुल। प्लस एक और चीज़ है, ये पूरा का पूरा मैरीटाइम जोन है आसपास का। मैरीटाइम जोन में वैसे भी आपको पीस एंड स्टेबिलिटी चाहिए, किसी भी रीजन में वो चाहेगा कि पीस और स्टेबिलिटी हो, रूल ऑफ लॉ पे हो। मैरीटाइम ऑर्डर जो है मैरीटाइम में, अब जैसे चाइना है, चाइना साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है, सबको रोक रहा है कि हमारी परमिशन के बिना जाओगे नहीं। चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी हमारा सॉवरेन वाटर बॉडी है, जबकि ऐसा नहीं है, वो क्लेम कर रहे हैं, टेरिटोरियल क्लेम्स हैं। सो दिस रीजन वांट्स रीजनल पीस एंड मैरीटाइम लॉज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ एंड ऑन यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स। यूएन के अपने कुछ चार्टर के प्रिंसिपल्स है जो कि किसी भी रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑल तो वो बाइंडिंग तो नहीं है, बट हाँ वो काफ़ी अच्छे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तो इसीलिए रीजन्स उनको मानते हैं। 10 मेंबर्स हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो अनलाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान हैड लिटिल डिज़ायर फॉर सुपरा नेशनल स्ट्रक्चर्स। तो जैसे इस लाइन का क्या मतलब है, अब देखो ईयू के साथ क्या था ना कि यूरोपियन यूनियन की अपनी एक सुपरा नेशनल आइडेंटिटी है। इसका मतलब ये है कि ईयू का अपना फ्लैग है, ईयू का अपना एंथम है, ईयू के अपने बहुत सारे आइडेंटिटी मार्कर्स हैं। दैट इज़ नॉट द केस विद आसियान। आसियान को अपनी ऐसी कोई सुपरा नेशनल आइडेंटिटी नहीं चाहिए। इट इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन रीजन्स पीस एंड स्टेबिलिटी एंड कलेक्टिव ग्रोथ, ठीक है। एक आसियान वे करके एक उनका इंटरेक्शन का तरीका है जिसको वो आसियान वे बोलते हैं, विच इज़ नथिंग बट इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, ठीक है। इनफॉर्मल इंटरेक्शन होता है और काफ़ी कोऑपरेटिव होता है। दे डू वांट टू रिस्पेक्ट नेशनल सॉवरेंटी एंड दैट इज़ सेंट्रल टू आसियान फंक्शनिंग, कि हर कंट्री की जो नेशनल सॉवरेंटी है, irrespective of the fact that the country is smaller or larger, that will be respected. 2003 में इन्होंने अपना सोशल ऑब्जेक्टिव ब्रॉडन कर दिया था। दे एस्टैब्लिश्ड आसियान कम्युनिटी एंड देयर वर 3 पिलर्स। तो एक सिक्योरिटी कम्युनिटी है, एक इकोनॉमिक कम्युनिटी और एक सोशो कल्चरल कम्युनिटी है। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी क्यों है, ताकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स नहीं हो कंट्रीज़ के, जो मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है आसियान कंट्रीज़ के बीच में, जैसे चाइना हो गया। तो अब चाइना ऑल्दो आसियान का पार्ट नहीं है, बट चाइना के काफ़ी सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है विद अ लॉट ऑफ आसियान कंट्रीज़ लाइक वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। तो जो कंट्रीज़ के आपस के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, दे डोंट एस्केलेट इनटू फुल टाइम वॉर। तो ये एक तो उनका सिक्योरिटी कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अग्री ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना, ताकि और अच्छा डेवलपमेंट हो और अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ हो। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इकोनॉमिक मैटर्स में है वो जल्दी हो जाए। सोशो कल्चरल कम्युनिटी है टू बैंक अपॉन दी सोशो कल्चरल टाइज इन अमंग ईच अदर कंट्रीज़, है ना। एंड ऑल्सो आसियान एज अ ब्लॉक इन अदर नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, जापान। तो इन कंट्रीज़ के साथ you can really leverage the socio-cultural community, socio-cultural bondings. So that is what is the objective of socio-cultural community. Now we'll look at some of the India-ASEAN features. देखो इंडिया का ना आसियान एज अ ब्लॉक के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा है। ऑल्दो इंडिया चाहता है आसियान का मेंबर बनना, बट एज ऑफ नाउ हम लोग उसके मेंबर नहीं हैं, हम लोग उसके पार्टनर है, डायलॉग पार्टनर है, ठीक है। सो इंडिया आसियान के बारे में जब आप देखोगे ना, तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का ट्रेड, इंडिया हैज़ इकोनॉमिक रिलेशंस विद आसियान, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू आसियान। तो पहला तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, देखो 10 कंट्रीज़ है, ठीक है। अभी एक आरसेप करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत न्यूज़ में था, आपने पढ़ा होगा 3-4 महीने पहले, और इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इसको। तो आरसेप के अंदर भी यही था कि उसमें 10 आसियान कंट्रीज़ थी और 6 और कंट्रीज़ थी। दोज वर इंडिया, चाइना,
देन न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और एक और कंट्री थी, ठीक है। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया आरसीईपी को। उसका रीज़न ही यही था कि यार इनको मतलब चाइना से डर लग रहा था कि यार चाइना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग पावर बन जाएगा आरसीईपी के अंदर, प्लस हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है दैट विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विथ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सो दीज वर द फियर्स कि हमारी खुद की डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं दे विल बी एट अ लॉट ऑफ लॉस, क्योंकि हमारा मार्केट तो ओपन हो जाएगा बट हमें बाकी मार्केट्स रेसिप्रोकल बेसिस पर नहीं मिल रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इंडिया डिसाइडेड नॉट टू जॉइन आरसीईपी राइट नाउ, बट फ्यूचर में शायद वो ज्वाइन कर लेंगे उसको। तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे है कि हमारा जो वी हैव अ ह्यूज ट्रेड विथ आसियान, ऑल्दो अभी भी उसमें काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, बट येस सब्सटेंशियल ट्रेड है हमारा। सर्विसेज हमारी काफ़ी सारी एक्सपोर्ट होती है आसियान को, ठीक है। आसियान कंट्रीज़ में इंडिया हैज़ बिन लार्जली एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस, IT एंड सर्विसेज। फिर हमारी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है आसियान के साथ, जैसे मैंने बताया कि ये पूरा का पूरा मतलब रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर आपका साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छा रिलेशनशिप है ना, तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी बहुत अच्छा डेवलप करेगा। वाई? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ म्यांमार। नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स है, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, हिली एरिया है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। दैट इज़ वाई इंडिया वॉन्ट्स वेरी गुड रिलेशंस विद आसियान, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है उससे। डायरेक्टली हम लोग लिंक्स, रेल लाइन, रोड लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चरल लिंक्स बना सकते हैं हम नॉर्थ ईस्ट के साथ, जिसमें डायरेक्ट ट्रेड हम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे दूसरे इंटरेस्ट है। थर्ड इंटरेस्ट है कि इस पूरे रीजन में चाइना की डोमिनेंस नहीं होने देना है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इंडिया को एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू बांध के रखा हुआ है। मैं आपको बताऊँगी, बहुत अच्छी थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो मैं थोड़ा सा NCERT से हट के बता रही हूँ चीज़ें बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू बी क्यूरियस, ठीक है। क्यूरियोसिटी आपकी जनरेट होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आई एम रियली सॉरी, मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा आपका ज़्यादा टाइम लेगा, बट आपको चीज़ें समझ में आएगी। सो एक तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट है आसियान के साथ, ठीक है। फिर हमारा पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, फिर हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चाइना डोमिनेंट हो जाए इस रीजन में। चाइना वैसे भी बहुत डोमिनेंट हो रखा है, साउथ चाइना सी में डोमिनेंट हो रहा है, यहाँ मलक्का स्ट्रेट के पास डोमिनेंट हो रहा है, कई सारे आइलैंड्स है जापान के पास जो उसने क्लेम कर रखे कि हमारे आइलैंड्स है, ठीक है। सो दीज आर द रीजन्स। प्लस हमारा नेबरहुड जितना डेवलप्ड होगा उतना ही चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे साथ कम होगा, हमारी खुद की इकोनॉमीज उतनी अच्छी ग्रो करेंगी। सो ऑल ऑफ दीज आर इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू आसियान, ठीक है। तो ये इंडिया आसियान मैंने बता दिया। आपका NCERT एक छोटा सा क्वेश्चन भी पोस्ट करता है कि सार्क और आसियान में कंपैरिजन करो, क्योंकि सार्क भी हमारे नेबरहुड से बना हुआ है। तो मैंने आसियान की ग्रुपिंग कंट्रीज़ तो आपको बता ही दी है कौन कौन सी है ना, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है। अगर आप सार्क को देखोगे ना, तो सार्क में भी कुछ कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ सार्क। देयर इज़ इंडिया, देयर इज़ पाकिस्तान, देयर इज़ अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो दीज आर दी 8 कंट्रीज़। इसकी ट्रिक है MBBS पेन याद रखने के लिए, ठीक है। तो सार्क और आसियान को जब आप आपस में कंपेयर करोगे ना, तो बहुत सारे डिमेंशंस आते हैं। सार्क में इशू ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ है, इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, है ना। तो जब भी हम सार्क में कोई भी टाइप का कोलैबोरेशन की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान आपस में झगड़ लेते हैं, तो इंडिया जो भी प्रपोज करता है पाकिस्तान उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। सो कहीं पे भी एक कंसेंसस जनरेट नहीं हो पा रहा है बिकॉज देयर आर आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। एंड उसके अलावा ऐसे तो बॉर्डर टेंशन आज सच है नहीं, बट नेपाल और इंडिया की भी कुछ बॉर्डर इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, है ना। काला पानी है, सुस्ता है, ये सब रीजन्स के साथ इश्यूज़ हैं। दैन श्रीलंका के साथ हमारे कुछ नेवल इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सार्क कंट्रीज़ में काफ़ी बार देखा गया कि सार्क एज अ रीजनल प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज़ जो है ना वो वहाँ पे प्राइम इंपॉर्टेंस उठा लेते हैं। दैट इज़ नॉट द केस विद आसियान, क्योंकि आसियान ने अब क्लियरली बोला हुआ है कि बायलैटरल इश्यूज़ को हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वी डोंट वांट बायलैटरल इश्यूज़ टू ट्रम्प आवर मीटिंग्स एंड टू एक्चुअली टेक ओवर आवर मीटिंग्स, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आसियान हैज़ बीन मोर सक्सेसफुल, क्योंकि वो इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करता है रादर दैन पॉलिटिकल इश्यूज़। ऑन द कॉन्ट्रेरी सार्क हैज़ बीन फोकसिंग मोर ऑन पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड लेस ऑन इकोनॉमिक इश्यूज़। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा दुखदाई हो जाता है जब सार्क की बात करते हैं। ऑल्दो सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्क एग्जैक्टली इमीडिएट नेबरहुड है हमारा, ठीक है। दैट इज़ नॉट हमारा, मतलब तुम देखो ना, जिन से हम बाउंड्री शेयर करते हैं दे आर पार्ट ऑफ सार्क। दैट इज़ नॉट द केस विद आसियान। आसियान से हम लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते, सिर्फ एक कंट्री से करते हैं। सो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बोला भी जाता है कि यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स, दे आर फिक्स्ड,
So you need to have very strong relationship when it comes to your neighbors. So you cannot really replace SARC with ASEAN, but you need very strong SARC. तो SARC का रिफॉर्म ज़रूरी है, ठीक है. ये बस इतना ही बताऊँगी SARC के बारे में, बोलने को बहुत कुछ है. So now let's move on to the third topic, that is rise of चाइनीज़ इकोनॉमी. तो अब जैसे मैंने 2 सेंटर्स ऑफ पावर आपको बता दिए हैं. वन इज़ विथ रिस्पेक्ट टू द EU and the other is with respect to ASEAN. So the third topic that they have is the rise of Chinese economy. तो चाइनीज़ इकोनॉमी की जब बात करोगे ना, तो देखो चाइना कैसे ग्रो किया. इंडिया चाइना ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली आज़ाद हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, कुछ 8-10 साल का ही डिफरेंस था. सो जब चाइना आज़ाद हुआ तो उसके बाद 1978 में उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए हैं. तो उसकी जो इकोनॉमिक सक्सेस है ना आज, द रीज़न दैट चाइना इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और द रीज़न दैट 16 ट्रिलियन का उसका इकोनॉमी है, वेयर इज़ इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है ऑलमोस्ट. तो ऐसा क्यों है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ऑल्दो हम दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा अच्छा है उनसे ज़्यादा, ठीक है. डिस्पाइट दैट चाइना इज़ सच अ लार्ज इकोनॉमी. द रीज़न इज़ दैट इट इज़ एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी एंड इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी. इंडिया हमारी जो है, इंडिया सर्विस लेड इकोनॉमी, इंडिया इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी, ठीक है. इंडिया में सर्विस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है. इंडिया का 50% जनता जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. तो हमारी इकोनॉमी अभी भी मैन्युफैक्चरिंग से उतना ज़्यादा फ्रूट्स नहीं ले पा रही जितना चाइनीज़ ले रहे हैं, ठीक है. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, सो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस जो है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दोज 1978 रिफॉर्म्स दैट इट टुक. तो उस टाइम पे उसने क्या किया, एग्रीकल्चर को एक तो प्राइवेटाइज़ कर दिया, ठीक है. तो बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब उनका फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छा हो गया, एक्सपोर्ट उनका काफ़ी अच्छा हो गया, सरप्लस जनरेट कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे. एंड इट हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस इट्स रिफॉर्म्स. कंडीशन आज ऐसी है कि उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बाकी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. मतलब आपको अभी आप कोरोना वायरस के टाइम देख ही रहे होंगे कि ऑलमोस्ट हर कंट्री चाइना पे कैसे डिपेंडेंट है फॉर इट्स इम्पोर्ट्स. तो हम लोग हर कंट्री इम्पोर्ट डिपेंडेंट है ऑन चाइना, ठीक है. क्यों? क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ग्लोबल सप्लाई चेन्स, और कहीं ना कहीं चाइना उसमें एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है. एंड दैट इज़ वाई सिंस देयर इज़ सो मच ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन द ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड सिंस चाइना it has been producing products at so cheaper rates that it is able to dump those products into other countries, ठीक है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो चाइना के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है चाइना के पास, तो डेमोग्राफी उसके फेवर में थी उस टाइम पे, 1978 के टाइम पे. जैसे अभी हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड फेवरेबल है ना, कि हमारे पास 25 से 35 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा लोग हैं. दैट वाज द सिमिलर केस चाइना के पास था जब वो 40 साल पहले हमसे रिफॉर्म्स लेके आया था. सो उस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत चीप लेबर, मतलब इतना चीप लेबर पे लोगों ने काम किया है, और उस टाइम पे चाइना के पास पैसे नहीं थे, फॉरेक्स रिजर्व्स और ये सब नहीं था. तो चाइना के पास ये ऑप्शन नहीं था कि वो बाकी कंट्री से टेक्नोलॉजी ख़रीद ले और इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में लेके आ जाए. सो उसने क्या किया, उस टाइम पे उसने लीप ऑफ फेथ लिया और उसने बेसिकली अपने डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट किया, और इतना इन्वेस्ट किया कि आज के डेट में चाइना वर्चुअली हर चीज़ बना सकता है एंड इतना ज़्यादा चीप रेट पे बना रहा है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना ज़्यादा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को वो लोग इन्जॉय कर पा रहे हैं. दैट इज़ नॉट द केस विद इंडियन इकोनॉमी. हम लोग हर सेक्टर में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को इन्जॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना अच्छा हमारे यहाँ सप्लाई चेन, उतना अच्छा लॉजिस्टिक्स हमारे यहाँ डेवलप्ड ही नहीं है. चाइना में ऐसा है, ठीक है. सो उन्होंने पहले तो अपनी खुद की जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स थी उनको बहुत अच्छा किया, अपने लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छा किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ को, अपने मैन पावर को, अपने लेबर को इतना स्किल और ट्रेन किया कि दे वर एबल टू प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट दे नीडेड एंड दे वर एबल टू ओवर प्रोड्यूस. क्योंकि प्राइस कम होती चली गई प्रोडक्शन के साथ, तो ओवर प्रोडक्शन होता चला गया. दे स्टार्टेड सेलिंग इट, दे स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट, तो वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बन गए. अब एक्सपोर्ट क्यों कर पा रहे हैं? एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी कंट्रीज़ उतना सस्ते में बना नहीं पा रही है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत सस्ता हो गया है. सो दे आर एबल टू एक्सपोर्ट ऑन वेरी चीप रेट्स, बट द कंट्रीज़ इवन इफ दे वांट टू बी सेल्फ रिलायंट दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस दैट ऑन सच चीपर रेट्स, ठीक है. सो इस कारण से क्या हुआ कि उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया बाकी कंट्रीज़ के साथ. तो जो बाकी कंट्रीज़ का डिपेंडेंस है चाइना पे, दैट हैपेंड सो मच, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनने लग गई, एंड बिकॉज ऑफ दैट चाइनीज़ इकोनॉमी ग्रू लाइक एनीथिंग एट अ सस्टेनेबल पेस ऑफ 5 to 6% एवरी ईयर. बट प्रॉब्लम ये थी कि उनकी खुद की जो पॉपुलेशन थी वो भी 2 से 3% बढ़ती जा रही थी. तो उनको पता था कि ये बहुत ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, तो फिर वो उसके बाद 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आए. अच्छा,
जब उनको ये समझ में आया कि उनकी इकोनॉमी 5 से 6% बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम उनकी पॉपुलेशन भी 2 से 3% बढ़ रही है, सो दे न्यू दैट दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन द पॉपुलेशन राइज विद दैट परसेंट ऑफ ग्रोथ, सो दे नीड मोर ग्रोथ. तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी लाया. दे मूव्ड टूवर्ड्स द ग्लोबल एंड लिबरल रिफॉर्म्स. जैसे इंडिया ने 1991 में LPG रिफॉर्म्स लाया था ना, वैसे ही कुछ ओपन डोर पॉलिसी है जो चाइना लेकर के आई थी. तो उस टाइम पे ज़ो एन लाई था. तो ज़ो एन लाई ने बेसिकली 4 मॉडर्नाइजेशंस किए थे. ठीक है, तो दीज मॉडर्नाइजेशंस वर इन वेरियस सेक्टर्स. तो कौन से सेक्टर्स में उसने ये मॉडर्नाइजेशन किए थे, मैं एक मिनट बता देती हूँ आप लोग को. दिस वॉज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री. तो ये ज़ो एन लाई जब था, ये ज़ो एन लाई साहब है. ठीक है, तो ये जब थे उस टाइम पे उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशंस प्रपोज किए इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री. तो ये रिफॉर्म्स उन्होंने की, ओपन डोर पॉलिसी वो लेकर के आए, सो दैट देर इज़ मोर लिबरलाइजेशन, देर इज़ मोर ग्रोथ ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी. माओ ज़ेडोंग उसके पहले था. दिस इज़ माओ ज़ेडोंग. माओ ज़ेडोंग के बारे में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा कि माओ ज़ेडोंग हैज़ बीन दैट वन पायनियर पर्सन जिसने बहुत डेवलप कराया चाइना को. ठीक है, सो ही वॉज दैट पर्सन जो कि माओइज़म एक पूरी फ़िलासफ़ी है. आप इसके बारे में पढ़ना, यू विल बी अस्टॉनिश्ड. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अब चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो की है तो इनकम इनक्वालिटी नहीं है या पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है. दैट इज़ नॉट द केस. वाई? बिकॉज आई टोल्ड यू कि लेबर उनके यहाँ बहुत सस्ता था. तो उनके यहाँ भी लेबर अभी भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारे यहाँ का इनफॉर्मल लेबर है, कि बहुत ही बुरी कंडीशंस है, वर्क कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है. ठीक है, उनको लेबर वेजेस उतने ज़्यादा नहीं है. सो बिकॉज ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली रोज. 100 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम इन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन चाइना. इकोनॉमिक इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम चाइना में. ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हुआ है क्योंकि डेवलपमेंट इतने फास्टर पेस पे हुआ है कि दे वर्चुअली डिडंट रियली केयर अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और उनके यहाँ, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है क्योंकि वो कम्युनिस्ट रिजीम है. ठीक है, तो वहाँ जो गवर्नमेंट चाहती है वो होता है. वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जैसा इंडिया में है कि लेजिस्लेचर अगर ज़्यादा हाथ पैर चलाएगा तो जुडिशरी है उसको रोकने के लिए. बट दैट वाज नॉट द केस विद चाइना. दैट इज़ स्टिल नॉट द केस विद चाइना. वो कम्युनिस्ट रिजीम है, वहाँ बहुत फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस किया जाता है. वहाँ पे इंडिविजुअल लिबर्टी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है इतना ज़्यादा. तो एनवायरनमेंट के बारे में भी वो ज़्यादा ख्याल नहीं करते. अगर आप पोल्यूशन में फिगर्स देखोगे तो चाइना के जो यांगज़े रिवर है, दैट इज़ द लार्जेस्ट पोल्यूटेंट इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन कंट्रीब्यूशन टू द ओशंस. ठीक है, करप्शन वहाँ बहुत ज़्यादा है. तो ये सब चीज़ें भी हुई है वहाँ पे. दीज आर ऑल द फॉल आउट्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है, अब अगर इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करोगे तो देखो, कॉलोनियलिज्म के पहले जो हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन था ना चाइना के साथ, वो बहुत कम था क्योंकि चाइना अलग चल रहा था, इंडिया अलग चल रहा था. इंडिया ब्रिटेन के अंदर था, तो इंडिया को ब्रिटेन वाली चीज़ें मालूम थी, यूरोप के बारे में मालूम था, US के बारे में मालूम था, बट चाइना के बारे में उतना नहीं मालूम था. चाइना वॉज ऑल्सो अंडर कॉलोनियलिज्म समहाउ. इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंटरेक्शन जो है चाइना के साथ वो बढ़ने लगी क्योंकि दे वर बोथ मेजर एशियन पावर्स. दे बोथ वांटेड टू बिकम मेजर एशियन पावर्स. तो चाइना तो ऑलरेडी बहुत हेजेमन है इस मामले में. उसका एक मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स है जिससे वो बोलता है कि दे वांट टू बी दे आर एट द मिडिल ऑफ द अर्थ. तो मतलब ऊपर आसमान है, बीच में चाइना है और उसके बाद सारा वर्ल्ड है. दिस इज़ व्हाट मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स इज़. ठीक है, दिस इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थियरी. आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गई. देन पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे रिलेशंस विद चाइना स्टार्टेड टू ग्रो, बट 1960s में हमारा वॉर हो गया था चाइना के साथ. दैट वाज बेस्ड ऑन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख. तो उधर एक गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है. नहीं, गिलगित बल्तिस्तान नहीं, ऊपर एक एरिया है, मैं बता देती हूँ आपको. ये देखो, तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ है हमारी चाइना के साथ. तो इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट के कारण ही हमारा 1962 का वॉर हुआ था. तो ये अगर आप मैप में देखोगे ना, ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है. तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया है. ठीक है, चाइना के साथ मानता ही नहीं चाइना कि ये इंडिया का पार्ट है. ये जो पार्ट है, दिस इज़ अक्साई चिन. दिस इज़ बेसिकली विथ चाइना. सो दिस इज़ चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर. दिस इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. एंड दिस इज़ द एरिया विच इज़ बेसिकली सक्शगाम वैली. ठीक है, इसका नाम सक्शगाम वैली है. ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया है. ऑल्दो इट इज़ इंडियन टेरिटरी, पाकिस्तान इसको क्लेम करता है कि हमारी टेरिटरी है, और पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया है चाइना को. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज़. उसके अलावा सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में डिस्प्यूट नहीं है. डिस्प्यूट हमारा अरुणाचल प्रदेश में, पूरी की पूरी अरुणाचल प्रदेश को जो है भाई साहब क्लेम करते हैं. चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, नेफा हमारा है.
ठीक है. सो दिस इज़ मैकमोहन लाइन विच इज़ डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो उस टाइम पे हमारा जो वॉर हुआ था ना, वो वॉर ही बेसिकली 2 चीज़ों के कारण हुआ था. एक तो था जो आपका ऊपर का चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, और दूसरा जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, निफा. तो इन दोनों पे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुए थे एंड दैट लेड टू साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962. इंडिया बहुत ही बुरे तरीके से उसमें हार गया था, क्योंकि हम 2 जगह लड़ाई लड़ रहे थे. एक तो नॉर्थ ईस्ट में लड़ रहे थे, ऊपर नॉर्थ में भी लड़ रहे थे. उसके बाद काफ़ी 20 साल तक तो इकोनॉमिक रिलेशंस ही हमारे अच्छे नहीं थे चाइना के साथ. धीरे धीरे नेहरू जी के टाइम, उसके बाद नेहरू जी ने पैक्ट वगैरह किया एंड देन आफ्टर दैट इन 1980s द इकोनॉमिक रिलेशन स्टार्टेड टू प्रॉस्पर अगेन. तो उस टाइम पे आते आते आपका लीडर चेंज हो गया था. बट बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी है, बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है अभी भी. नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री जो अरुणाचल प्रदेश वाली, वो डिस्प्यूटेड है. अभी रिसेंटली लास्ट ईयर डोकलाम क्राइसिस हुआ था, ठीक है. अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गलवन वैली पे इतना लड़ाई हो रहा है, ठीक है. 2-3 दिन पहले न्यूज़ में था. तो गलवन वैली इज़ इन न्यूज़. जो आपका पंगोंग सो लेक है यहाँ पे, ये इधर पंगोंग सो लेक है, यहाँ पे लड़ाई हुई है. सो बहुत सारे बॉर्डर इश्यूज़ अभी भी हमारे चाइना के साथ है ही, ठीक है. सो वो हमारे सॉल्व इतना जल्दी होंगे नहीं. बट देयर इकोनॉमिक रिलेशंस हैव ग्रोन सो मच दैट टुडे आवर इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज़ मोर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स एंड लिटिल लेस ऑन जियो पोलिटिकल इशूज़. तो जियो पोलिटिकल इशूज़ क्या हैं? बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है. दीज आर जियो पोलिटिकल इशूज़. वेर एज जियो इकोनॉमिक इशूज़ आर व्हाट? द इकोनॉमिक रिलेशंस. सो हमारा जो इंडिया चाइना रिलेशनशिप है, दिस इज़ मोर गाइडेड टुडे बाय जियो इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है, इट हैज़ क्रॉस्ड 80 बिलियन मार्क, ठीक है. बट इसमें आप देखोगे ना, तो ट्रेड डेफिसिट इंडिया के फेवर में, मतलब इंडिया नुकसान में है. मोर देन $50 बिलियन जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है, बाकी जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है. तो इंडिया बहुत नुकसान में, मतलब चाइना मेजर इसका जो प्रपोर्शन है 80 बिलियन का, वो चाइना के फेवर में है, ठीक है. सो हमारा जियो इकोनॉमिक्स ऑल्दो बहुत ज़्यादा है, हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ. बट देन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि चाइना टाइम पे अपनी हेजेमनी नहीं दिखाता और जियो पोलिटिकल इशूज़ को रेज़ नहीं करता है, वो करता है. अब ऐसे एक स्ट्रेटेजिक इशू है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स. अब थोड़ा बुरा मत मानना, NCERT से हट के थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है. सो जियो पोलिटिकल इशूज़ में, क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं, अभी बहुत न्यूज़ में भी है इंडिया चाइना, तो ये आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा और बेटर करेगा कि क्यों चाइना, कैसे चाइना बहुत बड़ी हेजेमनी है और कैसे चाइना एक्चुअली में इंडिया को हर तरीके से सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है पॉलिटिकली, जियो पोलिटिकली, मतलब जियोग्राफी के बेसिस पे. ये देखो, ये इंडिया का मैप है, ये चाइना है, ठीक है. सो अभी आप देखोगे ना, ये श्रीलंका है. श्रीलंका में एक हम्बनटोटा पोर्ट है, कोलंबो में एकदम नीचे. वहाँ पे चाइना ने अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है. पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट है, जहाँ पे चाइना ने फिर से अपना एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बना के रखा है. तो ग्वादर पोर्ट जो है बेसिकली वो चाइना के पास है, और यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल चाइना के हाथ में है, ठीक है. फिर बांग्लादेश है इंडिया के जस्ट पास में, इधर वहाँ पे चिटागोंग पोर्ट है, जो कि चाइना, अगेन चाइना के पास स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, स्ट्रेटेजिक एक्सेस है इस पोर्ट का. म्यांमार में एक सितवे पोर्ट है और एक क्यूफू पोर्ट है, जहाँ पे फिर चाइना का एक्सेस है, ठीक है. देन देर इज़ ये चाइना, ये साउथ चाइना सी है, और यहाँ नीचे भी कई सारे जो इंडियन ओशन के आइलैंड्स है, वहाँ पे चाइना का एक्सेस है. सो अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो ये एक देखो पूरी की पूरी माला सी बन जाती है जो इंडिया को नीचे से एनसर्कल कर रही है. सो दिस इज़ वाई इट इज़ नॉन ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है. दीज आर ऑल पर्ल्स. ये पर्ल है, ये भी पर्ल है, ये भी पर्ल है, ये भी पर्ल है. दिस इज़ वॉट स्ट्रिंग. दिस इज़, आप ऊपर से देखोगे ना, ये नीचे से एनसर्कलमेंट हो गया चाइना का. ऊपर से चाइना कैसे एनसर्कल कर रहा है इंडिया को? थ्रू CPEC. सो दिस इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. तो ये बेसिकली दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट पासेस थ्रू जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान. और जम्मू एंड कश्मीर में ये जो इंडिया का एरिया है, मतलब बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ से ये पास होता है CPEC, ठीक है. तो बेसिकली चाइना को इसीलिए इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ऊपर से चाइना ऐसे एनसर्कल कर रहा है इंडिया को, और नीचे से इंडिया को ऐसे एनसर्कल कर रहा है. सो आप समझ रहे हो ना कि चाइना कितना स्ट्रेटेजिकली सोचता है कि कैसे इंडिया को सबड्यू करना है. बिकॉज एशिया में 2 ही राइजिंग पावर्स है, वन इज़ एशिया, वन इज़ चाइना, द सेकेंड इज़ पाकिस्तान, सॉरी द सेकेंड इज़ इंडिया. आई एम रियली सॉरी. सो चाइना वॉन्ट्स इंडिया टू रिमेन साइड लाइंड, ठीक है. चाइना नहीं चाहता कि इंडिया बहुत मेजर इकोनॉमी बने, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें चाइना के इंटरेस्ट हर्ट हो जाएंगे, उसके खुद के नेशनल इंटरेस्ट हर्ट हो जाएंगे. सो दैट इज़ वाई चाइना हैज़ बीन वेरी कॉन्शियसली ट्राइंग टू सबड्यू इंडिया एंड टू एनसर्कल इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया इसका जवाब नहीं दे रहा है, इंडिया की खुद की थियरीज़ है कि कैसे वो इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जवाब देगा, ठीक है. वो नहीं बताऊँगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा.
तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ऐसा ध्यान रखना कि जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है या श्रीलंका है, ऑल दीज आर अंडर डेट, ह्यूज डेट फ्रॉम चाइना। तो ये डेट रिडन कंट्रीज़ है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेट में आ चुकी है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट के कारण। तो अब इनको अपने पोर्ट हो गए, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो चाइना को लीज़ पे देनी पड़ रही है फॉर 99 ईयर्स। सो ये जो 99 ईयर्स की लीज़ है ना, तो बेसिकली देखो पंगा क्या हुआ, चाइना ने इनमें इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट किया, तो बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट चूँकि ये लोन्स के फॉर्म में था तो ये कंट्रीज़ की इतनी पावर नहीं थी कि वो ये लोन चुका पाए। तो अब चाइना ने तो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर दिया क्योंकि चाइना के पास बहुत पैसा है, बट ये कंट्रीज़ चुका नहीं पाई। तो जब ये कंट्रीज़ चुका नहीं पाई तो दीज कंट्रीज़ हैड टू सीड अ पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी टू चाइना। तो उन्होंने जब ये टेरिटरी सीड करी, तो ये जो टेरिटरीज़ उन्होंने सीड की थी चाइना को, वही टेरिटरीज़ थी। सेतुवे पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन चाइना को सीड कर दी फॉर 99 ईयर लीज़। अब 99 ईयर की लीज़ देने का क्या मतलब है, वर्चुअली वो चाइना की हो गई है ना, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ चाइना हैज़ बीन पुटिंग कंट्रीज अंडर डेट ट्रैप एंड देन taking over the locations which are very important, which are very prominent to these countries, and that is how it has been trying to encircle India, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग थियरी, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना, आपको बहुत मज़ा आएगा समझने में। एंड इफ़ यू गेट, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मुझे आता है, बट द रीज़न इज़ so that you become curious, you become intrigued about something beyond NCERT, because it's very important that you understand what is actually outside NCERT, क्योंकि NCERT बहुत थोड़ी सी चीज़ें लिख के चला जाएगा। लेकिन अगर आप 12th में हो तो आई एक्सपेक्ट कि आप न्यूज़ देख रहे हो, आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो अपने आसपास की चीज़ों को, और थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके देखोगे ना तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे आंसर्स लिखोगे, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। थोड़ी सी चीज़ें और बची है, 10 मिनट का लेक्चर और है। और देखो, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में 3 चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली, बट देयर इज़ जापान, जो कि ऑल्सो एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है। दिस ऑल्सो इज़ इन मतलब चाइना के जस्ट पास में जापान आइलैंड्स है, ऐसे चाइना इधर, ये ऐसे ये इंडिया है पर चाइना, और यहाँ पे जापान है, ठीक है। ये इधर ऑस्ट्रेलिया है मैप में। सो जापान के बारे में आपने देखा होगा कि जापान टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे है, मतलब इंडिया, चाइना, यूएस सबसे बहुत आगे है। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे, जापान हमसे ऑलमोस्ट 20 साल आगे चल रहा है। एंड जापान हैज़ वेरी फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज, आइलैंड नेशन है, वहाँ पे उनका खुद का नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही कम है। मोस्टली अपना रॉ मटेरियल वो इम्पोर्ट करता है। उसके बाद भी वो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है क्योंकि वहाँ के लोगों का वर्क कल्चर बहुत अलग है, ठीक है। जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन OECD in 1964 and it is the only Asian member of G7. G7 क्या है? G7 7 countries है, these are developed nation. Japan is the only Asian country that is a member of G7. तो वो दिखाता है कि जापान अपने आप में डेवलप्ड है, ठीक है। एंड इट इज़ 10th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन दी वर्ल्ड। यहाँ के लोग दे आर वेरी डेडिकेटेड। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जापान में ये मानते हैं कि अगर कोई जापानीज़ किसी कंपनी को ज्वाइन करता है ना, तो वो उस कंपनी से स्विच नहीं करता। दिस इज़ कंसिडर्ड वेरी बैड, वेरी कल्चरली बहुत बुरा माना जाता है कि आपने स्विच कर लिया एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा वो लोग बेकार मानते हैं। तो वहाँ का कल्चर ऐसा है कि वंस यू जॉइन वन कंट्री यू रिमेन लॉयल टूवर्ड्स दैट वन, वंस यू जॉइन वन कंपनी यू रिमेन लॉयल टू दैट वन कंपनी। आई हैड द प्रिविलेज ऑफ नोइंग लॉट अबाउट जापान बिकॉज आई वर्कड इन अ जापनीज़ कंपनी। तो मुझे एक्चुअली उनका कल्चर समझ में आया। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड दैट इज़ वन रीज़न कि वो टेक्नोलॉजिकली इतना आगे क्यों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था जब मैंने बताया था कि लिटिल बॉय और फैट मैन वाले बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके थे जब यूएसए ने। डिस्पाइट दैट जापान हैज़ बीन इनविंसिबल। जापान ग्रू लाइक एनीथिंग पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी नेशनल पॉलिसी बना ली कि यार हर आदमी 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा नेशन के लिए काम करेगा, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू रेगुलर बजट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ऑब्वियसली बात है कि इसका से इन द यूनाइटेड नेशन इज़ वेरी बिग। इट हैज़ हैड अ सिक्योरिटी अलायंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स एवर सिंस 1951, जिसमें जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जापान जो है वो इट इज़ फॉर एवर रिनाउंसिंग वॉर एज अ सॉवरेन राइट ऑफ द नेशन। मतलब वो लड़ाई नहीं करेगा, वॉर नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ सिक्योरिटी अलायंस दैट यूएस मेड जापान टू साइन इन 1951। जब यूएस ने जापान को इतना बर्बाद कर दिया था ना न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो जापान वॉज डेवस्टेटेड एंड दैट इज़ वाई उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया कि भाई हम वॉर नहीं लड़ेंगे। बट अभी रिसेंटली देर आर डिस्कशंस इन दी पॉलिसी सर्कल्स ऑफ जापान कि वो लोग इसको चेंज करना चाहते हैं कि भाई अब हो गया उसको, मतलब ऑलमोस्ट 70-80 साल हो गए, हम कब तक लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। जापान का मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज़ जस्ट 1% ऑफ इट्स GDP,
डिस्पाइट दैट वो अच्छा है, मतलब डिफेंस में इतना बुरा नहीं है जापान, ठीक है। उस मतलब अगर आप देखोगे ना डिफेंस में इट इज़ 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो जापान एक्चुअली इज़ अ वेरी गुड सेंटर, ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, क्योंकि उसके इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज आर वेरी पावरफुल एंड टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है। सो दैट इज़ ऑल्सो इन इट सेल्फ अ चैलेंज टू अ चैलेंज एज एन ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर। द अदर नेशन इज़ साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया के बारे में भी सिमिलर चीज़ है। आपने सैमसंग का नाम सुना होगा, आपने LG ह्यूंडई का नाम सुना होगा। दीज आर वेरी बिग कंपनीज़ ऑफ साउथ कोरिया, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनीज़ है और जो काफ़ी प्रोमिनेंट है वर्ल्ड ओवर। ऑलमोस्ट हर कंट्री में आपको ये ब्रांड्स मिल जाएंगे, ठीक है। देयर इज़ टोयोटा, देयर इज़ ह्यूंडई, देयर इज़ सैमसंग, LG, और नॉट सॉरी टोयोटा नहीं है, सैमसंग, LG एंड ह्यूंडई, ठीक है। साउथ कोरिया इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। अभी एशिया में काफ़ी अच्छा सेंटर ऑफ पावर है, RCEP का पार्ट है, ठीक है। एशिया आसियान के साथ इसके इकोनॉमिक रिलेशंस है, इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस है एंड नॉर्थ कोरिया को चेक में रखने के लिए इसकी ज़रूरत है हमें। इट हैज़ रैपिडली डेवलप्ड इनटू एन इकोनॉमिक पावर विच इज़ एक्चुअली टर्न्ड एज मिरेकल ऑफ हान रिवर। तो इसने भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इस तरीके से रिफॉर्म में लाया है बहुत ज़्यादा कि इसके कुछ सेक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वगैरह में बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। So today when we talk about technology, or when we talk about automobile, or for that matter electronics, South Korea is a major player, and that is why electronic के बिना आप अपना world assume नहीं कर सकते। So since a country is very dominant in electronics, तो उसका say जो है वो काफ़ी ज़्यादा strong हो जाता है when you are talking about economic policies, ठीक है। HDI वैल्यूज़ बहुत अच्छी है साउथ कोरिया की, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब 18th है। इंडिया का देखोगे तो 100 से बाहर है, ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि साउथ कोरिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना अच्छा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके लैंड रिफॉर्म्स बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट उसने किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में उसने बहुत काम किया है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द रिसोर्सेज टू पीपल, दे हैव डन दैट। सो ऑल ऑफ दीज हैव बीन वेरी इफेक्टिव। दैट्स ऑल फॉर द डे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया। एक बार आप क्वेश्चन इसके देख लेना NCERT से, and if there is any query, please feel free to post in the comment section and we'll be able to address that through the comments. Thank you.